दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और यूजीसी नेट परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 7। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शिक्षण अभिरुचि और शोध अभियोग्यता से संबंधित है। देखिए प्रश्न है कि संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन है आपके सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन। दूसरा है उपयोगिता, गुप्तता और असंवादिता। तीसरा है गुप्तता, असंवादिता और छल। और चौथा है विषमता, असंवादिता और विपथन। तो दोस्तों संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन के आधार पर होता है, क्योंकि दोस्तों प्रतिभागियों का आचार व्यवहार, उनके रहने के स्तर आदि से प्रभावित होता है। और यह प्रतिभागी सामूहिक प्रवृत्ति का है या एकाकी प्रवृत्ति का, इसका भी निर्धारण हो जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण। दोस्तों एक अध्यापक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सुस्थापित भंगिमा अंगीकरण सर्वोत्तम विकल्प होगा, क्योंकि इसके द्वारा जो है अध्यापक में आत्मविश्वास का संचार होता है और साथ ही ये भी प्रदर्शित होता है कि अध्यापक नियंत्रित तरीके से अपने संदेशों को विश्वास के साथ विषय वस्तु की समझ बढ़ाने में करता है और इसके द्वारा कक्षा शिक्षण प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अच्छे शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके निदान, उपचार, निर्देश और प्रतिपुष्टि। तो सही उत्तर है ये चारों ही दोस्तों अच्छे शिक्षण के लिए या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए जरूरी हैं। इसमें देखिए शिक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब कक्षा में सीखी गई बात का बच्चे के सामाजिक क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा उपचार, निदान, निर्देश और प्रतिपुष्टि ये अच्छे शिक्षण के लिए बहुत ही जरूरी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं। ऑप्शन है संवेदी प्रेरक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, संक्रियात्मक चरण या औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो सही उत्तर है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी संक्रियात्मक चरण में होते हैं। और दोस्तों पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक तो इंद्रिय जनित अवस्था जो जन्म से प्रथम 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष तक। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संक्रियात्मक चरण जो होता है, किशोर विद्यार्थी जो है संक्रियात्मक चरण में होते हैं। अगला प्रश्न देखिए कंप्यूटर और आईटी से है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा गया है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किस पर होती है। देखिए हार्ड डिस्क, एक्सटेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड या यूएसबी। तो सही उत्तर है मदरबोर्ड। दोस्तों मदरबोर्ड जो है ये सामान्य कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है और रैम भी इसी का भाग होता है। मदरबोर्ड के अन्य भाग सीपीयू, चिप और आईडीसी कंट्रोल भी होते हैं। अगला प्रश्न है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन है आपके फायरफॉक्स, फेसबुक, क्रोम और सफारी। तो सही उत्तर है फेसबुक। दोस्तों फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। दोस्तों फायरफॉक्स, क्रोम और सफारी तीनों ही वेब ब्राउज़र हैं और क्रोम जो है ये दुनिया का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला वेब ब्राउज़र है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7, URL क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों URL का फुल फॉर्म होता है
देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसका प्रयोग वेब ब्राउजर्स द्वारा वेब में पब्लिश्ड रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ये यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेबसाइट का प्रयोग कर किसी की शिकायत को निकालने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके साइबर बेटिंग, वेब हेट, वेब एंगर या साइबर दुरुपयोग। तो सही उत्तर है दोस्तों वेबसाइट का प्रयोग करके किसी की शिकायत या गुस्सा निकालने को साइबर वेटिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, आपको बताना है। तो दोस्तों नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है और इसका निर्धारण इस प्रकार से होता है कि सूर्य की जो माध्य त्रिज्या है ये 6,95,508 किलोमीटर और पृथ्वी की 6,378 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमीडा या सौरमंडल। तो सही उत्तर है खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का समूह जो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित होता है उसको तारामंडल या नक्षत्र, जिसको कंस्टेलेशन कहा जाता है। तो सही उत्तर है कंस्टेलेशन जो है ये नक्षत्र कहलाता है, व्यवस्थित तारों का समूह। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ऑप्शन है आपके गोदावरी, ताप्ती, कावेरी या कबाम। तो सही उत्तर है ताप्ती नदी। दोस्तों ताप्ती नदी या तापी नदी ये मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिला से निकलती है और ये अरब सागर में गिरती है। गोदावरी, कावेरी और कबाम ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर, देखिए भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र जो है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा हैदराबाद में भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 है कि हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों ग्रीन डेवलपमेंट एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, WM एडम्स। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, ग्रीन डेवलपमेंट या हरित विकास के लेखक WM एडम्स हैं। अगला प्रश्न है देखिए, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके भावनगर, जामनगर, मुंबई या पुडुचेरी। तो सही उत्तर है भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी गुजरात के जामनगर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक नीच या कर्मता, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच या कर्मता या आनुवांशिक भिन्नता की कमी। तो सही उत्तर हो जाएगा व्यापक नीच या कर्मता दोस्तों किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है और बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निज और आनुवांशिक भिन्नता की कमी प्रजाति विलोपन के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या ISA ये जो है इसका शुभारंभ फ्रांस द्वारा पेरिस में किया गया था और इस गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्य व्यवस्था से संबंधित है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है?
ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति है इनमें से सभी की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी, सीएजी और राज्य के राज्यपाल को भी। अगला प्रश्न देखिए, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? वर्ष आपके हैं दोस्तों 1971, 1976, 1979 या 1981 में। तो सही उत्तर है देखिए 1976 में। दोस्तों देखिए, बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया और इसी तिथि को प्रभावी हुआ था और इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया था। और दोस्तों इसका उद्देश्य जो था केवल बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराना नहीं बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी था। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था? तो ये था संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया और इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। और दोस्तों उस समय मोरारजी देसाई जो हैं जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री थे जब 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा या सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल की समिति द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कोई संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्यों के लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन कोई संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है आपके पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल। तो सही उत्तर है प्री आर्यन पीरियड। दोस्तों मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है और सैंधव सभ्यता में भी मूर्ति पूजा प्रचलित थी और इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों पर मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां और मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं, जिससे मूर्ति पूजा प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। जबकि मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सामवेद। दोस्तों सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उल्लेख हैं। इसलिए सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ऑप्शन है आपके वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज बार्लो या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया था और मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। वेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था और गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से 1807 ईस्वी तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 24 पर आइए देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से उखड़ चुका है, सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो सही उत्तर है सिस्टर निवेदिता। दोस्तों सिस्टर निवेदिता जो कि विवेकानंद की शिष्या थी, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है आपके दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर है दोस्तों राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे और बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने
दिया था, लेकिन कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनैतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाला पहला भारतीय मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस राज्य में कटी बिहू उत्सव 2020 मनाया गया है? तो दोस्तों कटी बिहू पर्व असम राज्य में मनाया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम है। दोस्तों जो है 3 बिहू त्यौहार मनाए जाते हैं जो कि कृषि त्यौहार कहा जाता है, बोहाग बिहू, कटी बिहू और भोगली बिहू। कटी बिहू को कंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो सही उत्तर है, किसी अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय जो होती है दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम जो है वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। तो राष्ट्रीय आय से आशय क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय यानी साधारणतया एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो सही उत्तर है पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम। दोस्तों ये किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रदर्शित करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 22 नवंबर 2020 को संपन्न एटीपी फाइनल्स 2020 का खिताब किसने जीता था? तो सही उत्तर है दोस्तों डेनियल मेदवेदेव ने 22 नवंबर 2020 को एटीपी फाइनल्स 2020 टेनिस का खिताब जीता था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 6वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित किया गया? तो ये था 22 से 25 दिसंबर 2020 के मध्य 6वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया था। और ये कार्यक्रम दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती के द्वारा जो है संयुक्त रूप से आयोजित वार्षिक कार्यक्रम है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो आपके आगामी यूपीएचईएससी यानी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसमें उन संभावित और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।